वेलकम फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड के सिलेबस के सेकेंड यूनिट पर। और सेकेंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं वो है बाल व्यवहार के अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधियों में से जीवन इतिहास विधि। देखिए, जीवन इतिहास विधि उन परिस्थितियों में किया जाता है जब किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की विलक्षणता यानी कुछ स्पेशल उसके अंदर मौजूद है। उस चीज को जांचने के लिए, उस चीज के बारे में सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए ही जीवन इतिहास विधि को प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी ऐसे व्यक्ति विशेष अथवा वंश विशेष या वर्ग विशेष की विलक्षणता का अध्ययन उसकी समस्याओं को जानने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति जैसे अपराधी है या यूं कहें मानसिक रोगी भी है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है या प्रतिभाशाली है या एंटी सोशल है, समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त है या समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करना है, यानी किसी भी प्रकार के विलक्षणता की दृष्टि में, विलक्षणता यानी कुछ न कुछ स्पेशल होना, अलग होना, जो कॉमन ट्रेंड से अलग हट करके चल रहा है। तो उस परिस्थिति में अध्ययन की जो विधि अपनाई जाती है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि, वो केस हिस्ट्री मेथड के नाम से प्रचलित है। तो देखिए, व्यक्ति की विलक्षणता का कारण बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे उसके वंशानुक्रम में अगर कोई ऐसी चीज मौजूद हो तो पर्याप्त संभावना है कि उस बालक के व्यवहार में वो चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो भी उसके उस विशिष्ट या विलक्षण व्यवहार के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं, या पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के कारण उस व्यक्ति का वह विलक्षण व्यवहार निकल करके सामने आ रहा होता है। या हो सकता है कि व्यक्ति अपनी ही किसी पूर्व परिस्थिति के कारण अपनी मनोदशा में बदलाव करके इस विलक्षणता को प्राप्त कर चुका हो, यानी वो अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार की प्रक्रिया को या अपने व्यवहार की प्रक्रिया में ऐसा बदलाव कर लिया हो जो दूसरों से अलग हट करके है। हो सकता है वो सोशली एक्सेप्टेड हो और हो सकता है कि वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं हो। तो स्पेशल यानी हर मामले में स्पेशल, वो अलग हट करके ही होगा। लेकिन जनरली हम ये जानने का प्रयास करते हैं इस मेथड में कि उसका व्यवहार दूसरों से भिन्न क्यों है, विलक्षण क्यों है, स्पेशल क्यों है, कौन से फैक्टर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। उन फैक्टर्स को हम लोग इस स्टडी के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के विलक्षण व्यवहार का वास्तविक कारण क्या है, और जो वास्तविक कारण है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं। और इस बात की जानकारी उसके पूरे जीवन यात्रा के बारे में जान करके ही प्राप्त की जा सकती है। चूंकि ये पास्ट टेंस में जाने जैसा है तो वहां पर अवलोकन विधि प्रयोग में नहीं आ सकती है। आप पास्ट में जाके किसी चीज को अवलोकन में नहीं ला सकते। मान लेते किसी अपराधी के विलक्षण व्यवहार का स्टडी किया जाना हो तो पूछताछ की विधि अपनाई जा सकती है, इंटरव्यू मेथड या सर्वे मेथड। उस एरिया में या उससे जुड़े हुए लोगों से प्राप्त प्रश्न के उत्तरों के आधार पर आप एक अनुमान को विकसित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहां पर अवलोकन विधि आपके काम नहीं आएगी। तो होता क्या है कि उस व्यक्ति के जिसका स्टडी किया जा रहा है, जिसके विलक्षण व्यवहार का स्टडी किया जा रहा है, उसके परिवार के सदस्यों यानी उसके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों, सहपाठियों, अध्यापकों, इन सारे लोगों से मिल करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे दोस्तों से आप मिलेंगे, आप उसके एक्टिविटीज के बारे में पूछेंगे कि वो
पहले कैसा था, कब बदलाव हुआ, ये सारी चीजें, या घर वालों से पूछेंगे ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन लाया है। इन सारे चीजों को आप उनके करीबियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ है कि कभी कभी व्यक्ति के वंशानुक्रम के कारण, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य या शैक्षिक स्थिति के कारण, या मानसिक संवेगात्मक विकास के कारण, या उसके जो अपने इंटरेस्ट हैं उसके कारण, या फिर जो उसने एक्सपीरियंस अभी तक गेन किया है इसके कारण भी उसके व्यवहार में ये विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। तो इस बात का पता भी उसके करीबी लोगों से बात करके ही इस बात का भी पता लगाया जा सकता है। तो जीवन इतिहास विधि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उसके जीवन के इतिहास के बारे में आपको जानना होता है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की यह विधि जीवन इतिहास विधि के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जीवन इतिहास विधि जो है उसका उद्देश्य होता है उन कारणों का पता लगाना जिसके कारण किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है या विशिष्ट प्रकार का व्यवहार देखने में आता है। तो कुछ भी स्पेशल व्यवहार अगर किया जा रहा है, उसका निदान करना है या उसके कारणों को जानना है, उस विशेष परिस्थिति में ही जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपने 3 मेथड को देखा है अभी तक। पहला था अवलोकन और दूसरा इंटरव्यू, तीसरा है जीवन इतिहास विधि। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीवन इतिहास विधि की क्या क्या विशेषताएं, इसके कौन कौन से गुण हैं या इसके क्या क्या लाभ है। तो छात्र छात्राओं को निर्देशन देने के लिए और उसके परामर्श की व्यवस्था करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम होती है। यानी किसी स्टूडेंट की गाइडिंग और काउंसलिंग करनी हो तो उसके लिए उसके व्यवहार को जानना जरूरी होता है, और उसके व्यवहार को जानने के लिए हम यहाँ पर यानी गाइडेंस और काउंसलिंग के नजरिए से लाइफ हिस्ट्री मेथड को प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है कि जो भी क्लिनिकल मेथड है या आप कह सकते हैं नैदानिक या उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति अगर अपनाना है, रिमेडियल टीचिंग्स वगैरह को अगर आप अपने स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहते हैं। देखिए, रिमेडियल टीचिंग्स की कई व्यवस्थाएं अलग अलग सिस्टम में मौजूद हैं। सीबीएसई और स्थानीय सरकारें इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी कर रही होती हैं। तो जब भी आप किसी रिमेडियल टीचिंग्स को अपने स्ट्रेटजी में शामिल करेंगे तो आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा इस विधि को जानना। तो रिमेडियल टीचिंग के दृष्टिकोण से भी ये विधि आपके लिए उपयोगी है। साथ ही साथ जो मंदबुद्धि बालक होते हैं या फिर पिछड़े बालक होते हैं, उनके व्यवहार में अगर किसी प्रकार का अध्ययन लाना हो या उसके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना हो, या हो सकता है कि व्यवहार में जो परिवर्तन आया या उसके मंदबुद्धि होने के या पिछड़े होने के कारणों का पता लगाना हो, तो आप यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री मेथड को प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद है कि बहुत सारे मानसिक रोगों से ग्रसित बालक होते हैं और उन बालकों के स्टडी के लिए जो आप एनालिसिस का अप्रोच अपनाते हैं, उस एनालिसिस के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसके पास्ट के बारे में जाना जाए, यानी अतीत में उसके साथ क्या कुछ हुआ है इस चीज की जानकारी एकत्रित की जाए। तो ये इसका एक प्रमुख गुण है। इसके साथ साथ इसका एक अन्य प्रमुख गुण है कि इस विधि में विभिन्न स्रोतों से यानी अलग अलग स्रोतों से व्यापक पैमाने पर बड़े तौर पर सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं। इसलिए इसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष होता है वो रिलायबल होता है। जैसे दोस्त भी कह रहे हैं कि अमुक घटना के बाद से ही वो इस तरह का व्यवहार करने लगा, या अमुक घटना के बाद आपको टीचर भी कह रहे हैं, उस जिस व्यक्ति का अध्ययन आप करने जा रहे हैं उसके टीचर भी कह रहे हैं कि इस घटना के बाद से ही वो इस तरह का बिहेव करना प्रारंभ कर दिया। तो इतने सारे सोर्स जब कंफर्म करना है आपको कि उसके व्यवहार परिवर्तन के पीछे यही घटना जिम्मेदार है, तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा प्राप्त किया गया निष्कर्ष विश्वसनीय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि
जीवन इतिहास विधि के केवल गुण ही हैं, इसमें पर्याप्त रूप से कमियां या विसंगतियां भी मौजूद है। जैसे जीवन इतिहास विधि का प्रयोग केवल प्रशिक्षित और निपुण व्यक्ति ही कर सकते हैं, यानी इसके लिए एक विशेष प्रकार के ट्रेनिंग की आवश्यकता आपको होती है। उसके बाद इसमें समय भी ज्यादा लगता है, इसमें धन भी ज्यादा खर्च होता है और इसमें काफी मेहनत भी लगता है, यानी ये श्रम साध्य है, खर्चीली है और काफी परिश्रम का डिमांड करने वाली विधि है। इसके साथ साथ इसकी सीमाएं ये हैं कि कई बार कुछ सूचनाएं छुपा ली जाती हैं, जिसके कारण से आपके अनुभव पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपराधियों के मामले में ये देखा गया है कि घर वाले सूचनाएं सही रूप में नहीं दे पाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया किसी बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो पारिवारिक माहौल या पारिवारिक तनाव के वजह से आया, जिसमें परिवार का कोई सदस्य ही उसके पीछे जिम्मेदार है। तो उस परिस्थिति में लोग ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति को बचा लिया जाए जो इसके लिए दोषी है, क्योंकि एक के ऊपर तो बुरा प्रभाव पड़ गया, अब जो दूसरा सही है उसको क्यों खराब किया जाए या उसको क्यों संकट में डाला जाए। इस तरह की रणनीति कई बार अपनाई जाती है और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप एज्यूम कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में सूचना देने से लोग कतराते हैं, अपने आप को बचा ले जाते हैं, तो निष्कर्ष में त्रुटियां आनी स्वाभाविक हो जाती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। यह डिपेंड करता है कि किस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर में आप लाइफ हिस्ट्री मेथड को प्रयोग में ला रहे हैं। इसके बाद इसकी एक और प्रमुख सीमा है कि ये पूर्वाग्रह से भी भरा हुआ हो सकता है। देखिए, अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण कैसा है, ये चीज अध्ययन को बार बार प्रभावित करता है, चाहे वो इंटरव्यू मेथड की बात हो या अवलोकन के मेथड की बात हो या लाइफ हिस्ट्री के मेथड की बात हो। तो वैसे कॉमन लिमिटेशंस जो अब तक आपने तीनों ही स्टडी मेथड्स में देखा है, उसको आप लोग अंडरलाइन करके जरूर रखें, क्योंकि आप कभी भी किसी भी प्रश्न को डील कर रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट्स आपके लिए काफी उपयोगी हो जाएंगे। और ये स्वाभाविक है कि एक अध्ययन करने वाला व्यक्ति अगर पहले से एज्यूम कर ले कि नहीं, उसके इस घटना के पीछे या उसकी इस विलक्षणता के पीछे यही वजह जिम्मेदार है, तो वो बाकी सारे फैक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करता चला जाएगा और सही चीजें उसके हाथ से विमुख हो जाएंगी और जो गलत निष्कर्ष है वो उसके स्टडी में पाया जाएगा। इसके बाद अन्य प्रमुख जो इसकी कमियां हैं वो है कि जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उसका व्याख्या करते समय अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है, तो प्रायः इसमें मतभेद उभर करके सामने आते हैं। तो हमने देखा कि जीवन इतिहास विधि की का क्या महत्व है, उसके क्या मेरिट्स हैं और उसके क्या डिमेरिट्स हैं। तो देखिए, इस तीनों ही विधियों के लिए आप एक कॉमन इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे और एक कॉमन कंक्लूजन तैयार करेंगे। लेकिन कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों जगह आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम 3-4 लाइन में आप जो भी शब्द खर्च करेंगे वो पूरी तरह से उस स्टडी मेथड के ऊपर में प्रयोग में लाया जाएगा। तो तीनों के तीनों स्टडी मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस तीनों को मैंने सरल शब्दों में आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। इससे संबंधित जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप उसे कमेंट के द्वारा या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और सेकंड यूनिट इस तरीके से हमारा पूर्ण होता है और मेरा निवेदन है कि आप लोग इसके आंसर्स को तब तक बताए गए जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से लिखने का प्रयास करें। इससे संबंधित एक सिनॉप्सिस मॉडल आंसर के रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा चुका है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसको देख सकते हैं। तो जल्दी से आप इसके आंसर्स को लिखिए और अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।